हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। और इसके अंदर हमने स्पेसिफिक अलग अलग टॉपिक बनाए हुए हैं, जैसे कि इसमें हम देखेंगे पुर्तगाली। उसके बाद जब पुर्तगाली कंप्लीट हो जाएगा तो देखेंगे डच। और जब डच का जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा तब इसी तरीक़ा से हम ब्रिटिश और फ्रेंच अलग अलग जो है हम डेन, ये सारा हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात जो किया था पुर्तगालियों के विषय में। तो आज का जो मैं पहले आपको थोड़ा सा पहले रिकवर कराए देता हूं और उसके बाद हम ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि पुर्तगाली किस प्रकार से भारत आए और पुर्तगाली जो थे वो उनका उद्देश्य क्या था। जो अघोषित उद्देश्य जो था, एक तो घोषित था कि भाई ठीक है वो व्यापार करने आए हैं, लेकिन अघोषित उद्देश्य जो था वो क्या था, जैसा कि आप जानते हैं कि उनका अघोषित उद्देश्य था भारत पर अपनी जो है पॉलिटिकल सत्ता को स्थापित करना। ये उनका अघोषित था। ठीक है, और वो किस प्रकार से समुद्री मार्ग का जो है खोज होता है, क्या मजबूरी बनती है, वो मैंने आपको इसमें प्रीवियस लेक्चर में बताया था। मैंने आपको अल्फांसो दी अल्बुकर्क की उपलब्धियों के विषय में भी ये बताया था। ठीक है, उसकी क्या उपलब्धि है और उसे क्यों कहा जाता है कि जो 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया गया था और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसेना प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, है ना। और साथ ही उसने फारस की खाड़ी में स्थित पश्चिम एशिया के हरमुज और दक्षिण पूर्व एशिया के मलक्का को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और दमन और दीव में पुर्तगाली व्यापार केंद्र बना दिए। ये सब हमने देख लिया था, जैसा कि आप जानते हैं। इसे पुर्तगालियों के पतन के कारण हमने वहां पे देख लिए थे। जैसे कि मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि अल्बुकर्क के बाद भारत में पुर्तगाली प्रशासन जो है कमजोर हो जाता है, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी कमजोर और अक्षम थे। यही मैंने वहां पे आपको बताया था। पुर्तगाली अधिकारियों को उनके देश की सरकार द्वारा उपेक्षित किया गया। ठीक है, और उपेक्षित करने का जो कारण है, जैसे कि आप जानते हैं, दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, या फिर जो कंपनी थी वो अपनी ही मनमानी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया हो। और ये कारण रहा हो कि उन्होंने फिर इनको क्या कहा कि नहीं भाई आप रहने दो, हम आपको जिस उद्देश्य से भेजे थे वो उद्देश्य आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये जो बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, आप देखेंगे कि इतिहास की किताबों में ये खासकर इंडियन हिस्ट्री में ये आपको नहीं मिलेगा। जो मैंने इसीलिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स जो प्रारंभ में थे उनमें मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रकार से अब भारत के अंदर किस प्रकार से जो इतिहास है उसका जो लेखन है वो सही से हुआ नहीं, और आज भी ह्यूमैनिटी के विषयों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो नहीं रही है। और उसका भी मैंने कारण बताया था, क्योंकि जो ड्रॉप आउट रेट है, लोग पीएचडी करना प्रेफर करते नहीं है, उसका भी कारण है क्योंकि उसके बाद में कोई ऐसी खास इंसेंटिव्स है नहीं कि जो व्यक्ति पीएचडी करेगा वो तो 21 ईयर में यूपीएससी का एग्जाम देगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देगा। और यही कारण है कि अब देखेंगे कि यूपीएससी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की ओर ज़्यादा आकर्षण भारत के अंदर लोगों में पाया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि पुर्तगालियों के जो पतन के और भी कारण थे, जैसे पुर्तगाली अधिकारी जो थे वो भ्रष्ट हो गए थे और कदाचार में लिप्त हो गए थे। पुर्तगालियों ने जबरदस्ती ईसाई धर्म में रूपांतरण और अंतर्विवाह की नीति अपनाई थी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसने मूल निवासियों से इनकी शत्रुता को और बढ़ा दिया था। 1580 ईस्वी में पुर्तगाल का स्पेन के साथ विलय हो गया था, ये भी मैंने आपको बताया है, और जिसमें भारत में पुर्तगाल हितों की उपेक्षा हुई। पुर्तगालियों को भारत में डच से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ा और पुर्तगालियों ने ब्राज़ील की खोज की, और जिससे भारत पर वे ध्यान केंद्रित नहीं कर सके। पुर्तगालियों ने जो ब्राज़ील की खोज की थी और इसी कारण से आप देखेंगे कि वो उधर भी इंडल्ज हो गए। मैंने पीछे भी आपको बताया है कि अमेरिका में भी वो इंडल्ज थे, इसी कारण उन्होंने जो एशिया की कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया। ठीक है, पुर्तगालियों ने ये जो मैंने आपको बताया, पुर्तगालियों का जो उनके लिए क्या महत्व रहा, पुर्तगालियों के लिए क्या महत्व रहा ये भी हम देखेंगे। पुर्तगालियों ने मालाबार और कोंकण तट पर, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे पुर्तगालियों के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, पुर्तगालियों का महत्व। ठीक है, ये हेडिंग है और इसी के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया है, पुर्तगालियों ने मालाबार और कोंकण तट पर ईसाई धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया था।
और मिशनरी जैसे कि सेंट फ्रांसिस जेवियर, फादर रुडोल्फ और फादर मोन्सेरेट ने ईसाई धर्म के प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, फादर रुडोल्फ और फादर मोन्सेरेट जो थे उन्होंने ये ईसाई धर्म के प्रचार में भारत में एक अच्छी भूमिका निभाई। मिशनरियों, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, दूसरा पॉइंट है कि मिशनरियों ने, और मिशनरी कैसे लिखना है देखो इस तरीका से, मिशनरियों ऐसे लिखना है। मिशनरियों ने पश्चिम तट पर स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की थी जहां स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की गई। मिशनरियों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर शोध किए। ठीक है, और फादर हेरास ने सिंधु घाटी सभ्यता पर एक गहन अध्ययन भी किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। आप ये प्रश्न आते भी हैं, आपको पता है कि जो फ्रांसीसी हैं और पुर्तगाली हैं या ब्रिटिश हैं, उनके द्वारा क्या क्या खोज की गई। खासकर जो वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पे इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यूपीएससी का भी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ट्रेंड है, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आने की जो संभावना है वो लगातार बनी है। आगे भी आप देखेंगे कि वो स्टेटमेंट, क्योंकि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 इस तरह के जो वो बना कर देंगे, वहाँ पर इसकी जो है संभावना और भी ज़्यादा बन जाती है। पुर्तगाली भारत में तंबाकू जैसी कुछ फसलों और कुछ फल और सब्जियां भी लाए थे, यानी कि कुछ ऐसी फसल और सब्जियां भी वो लाए थे जो जैसे कि आलू है, भिंडी है, मिर्च है, अनानास है, सपाटा है, मूंगफली, सपाटा मतलब अमरूद है ना तो ये जो है इनकी खेती भी वो जो है उसकी फसल को भारत में लाई। तो कुछ महत्व देखो तो रह ही जाते हैं। अगर कहते हैं ना कि चोर कितनी भी चोरी करे लेकिन निशान वो छोड़ जाता है, तो जो पुर्तगाली थे यहाँ पर आए और उनके साथ साथ आप जानते हैं कि अगर कहीं पर कोई व्यक्ति आता है या आप कहीं जाते हैं तो साथ ही साथ आप अपने एक कल्चर, अपनी एक सभ्यता इसको साथ लेकर के जाते हैं, और आपकी ना जाने और जानते हुए भी आप उसका जो है प्रचार और प्रसार वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारी जो संस्कृति है वो हमारे साथ साथ जाती है। पुर्तगाली भारत में तंबाकू, ये मैंने आपको बता ही दिया। भारत में गोथिक वास्तुकला की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन से मानी जाती है। गोथिक वास्तुकला आप देखते होंगे जो खासकर जो यूरोपीय आर्किटेक्चर है, जैसे कि आप देखेंगे तीसरा में मैंने शायद आपको बताया है, जो गोथिक वास्तुकला, ठीक है, गोथिक वास्तुकला। और ये जो वास्तुकला है जैसे कि आप जानते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे ये टावर है और ये टावर इस तरीका से आपको बनते हुए दिखाई देंगे मीनारिक रूप में, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पे इस तरीका से। तो इसी तरीका से आपको, हाँ, ये जोकर की टोपी सी आपको दिखाई पड़ेंगी। मीनारें आप देखते होंगे, खासकर जैसे मुंबई टर्मिनल आपने देखा है वहाँ पर भी है ना। तो इस तरीका से आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ पर भी। तो ये जो मीनारें होती हैं इस टाइप से, हाँ, है ना हाँ, तो ये जो है आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं गॉथिक वास्तुकला। और ये जो है वास्तुकला का एक प्रकार में आर्ट एंड कल्चर में इसे आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वहाँ पे और अच्छे से इसे समझेंगे। अब आगे हम चलते हैं, और ये बात हमने ऑलरेडी आपसे कर लिया था। अब डालेंगे आप नया जो टॉपिक होगा वो आप उसका नाम डाल लेंगे, और ये है आपका डच। ठीक है, डच। आप जानते हैं कि पुर्तगालियों के बाद भारत में ये आए थे। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। जो नीदरलैंड है उसी को आप हॉलैंड भी कहते हैं, निवासी थे। 1592 ईस्वी में ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। आप जानते हैं इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। एक सेकंड, हाँ, तो हम देख रहे थे डच। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डच हैं, डच 1592 में ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना की गई थी। कॉर्नेलियस हाउटमैन, यानी कि इसका नाम है जिसने इसकी स्थापना की थी। आने वाले ये पहले डच थे। कौन थे ये? कॉर्नेलियस हाउटमैन। ठीक है, ये व्यक्ति थे कॉर्नेलियस हाउटमैन। ये भारत आने वाले पहले डच व्यक्ति थे। पूछ सकते हैं आपसे, ये बात याद रखना है। डचों ने तमिलनाडु में के जो नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और बंगाल में चिंसुरा, ठीक है, इनका नाम आपसे पूछ सकता है। जैसे तमिलनाडु में आ गए वो, इनमें से आपको दे देगा कुछ भी, है ना, चिंसुरा इस तरीका से करके। तो आपको याद होना चाहिए कि जो तमिलनाडु में
कौन सी कंपनी, यानी कि नागपट्टनम, तमिलनाडु में नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और बंगाल में चिंसुरा और मालाबार तट पर माहे में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ये चारों को आपको याद रखना क्रम से, ठीक है। भारत में डच मुख्यालय नागपट्टनम में स्थापित किया गया था और डच पुर्तगालियों और अंग्रेजों की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके। आप जानते हैं पुर्तगाली और जो है अंग्रेजों की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके और इस तरह उन्होंने भारत छोड़ दिया। तो ये बहुत ही कम समय के लिए रहे और ये जो है थोड़े कमजोर रहे, तो ये जल्दी चले गए, है ना। फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही बात है। इंडोनेशिया के व्यापार और वाणिज्य पर डचों का एक पूर्ण अधिकार और अन्य कारण था, यानी इंडोनेशिया के व्यापार और वाणिज्य पर डचों का पूर्ण एकाधिकार हो गया था। इंडोनेशिया याद रखना, ये मैप में बराबर में लगा दिया है, आप वहां पर देखें, ठीक है। एकाधिकार और अन्य कारण था जिस कारण उन्होंने भारत पर अपने दावे को छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि उनके बीच इस तरीका से हो गया भाई ठीक है, आप जो ईस्ट वाला पोर्शन है आप इंडोनेशिया वाला संभालें, आप यहाँ से निकले, क्योंकि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि किसी का भी नहीं रहेगा, है ना। ये जो है कारण रहा था। आप अब देखेंगे हम डेनिस, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डेनिस। इसे आप डाल लेंगे डेनिस, ठीक है। और इसमें मैं आपसे बोल रहा हूं तो आप इसे सॉरी डेनिस, तो मैं बोल रहा हूं आप इसे सिर्फ सुनेंगे और सुन करके फिर उसके बाद आप अपने नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। हाँ, बाद में आप अपने नोट्स से तैयार कर लेंगे। तो देखना आप, डेनमार्क भारत आने वाले एक छोटी औपनिवेशिक शक्ति थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1616 ईस्वी में हुआ था। जब ये आपका हो जाएगा तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, तो उस पीडीएफ से आप जो मैं बोल रहा हूँ कुछ इससे कुछ उस पीडीएफ से आप अपने नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1616 ईस्वी में हुआ था, ये तो याद रखना है। ये जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना, 1616 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने तमिलनाडु में 1620 में तमिलनाडु के ट्रावनकोर में, है ना, ट्रावनकोर में 1620 ईस्वी में अपनी एक पहली आउटपोस्ट, व्यापारिक आउटपोस्ट जो था वो स्थापित किया था और अपने राजा फ्रेडरिक पंचम के सम्मान में, फ्रेडरिक पंचम के, याद रखना नाम कौन है, फ्रेडरिक पंचम, यानी कि पंचम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, के सम्मान में 1755 ईस्वी में, कब, 1755 ईस्वी में, ठीक है। 1755 ईस्वी में सेरामपुर, कौन सा, कहां पर, सेरामपुर पश्चिम बंगाल के निकट, फ्रेडरिक नागौर, देखना इसका भी ऐसे लिखेंगे, फ्रेडरिक नागौर कैसे लिखना है आपको, फ्रेडरिक नागौर, इसमें है ना ऐसे लिखेंगे, नामक स्थान पर कॉलोनी स्थापित की थी। ये 2-3 पॉइंट है। एक तो फ्रेडरिक नागौर वो कौन सा स्थान था, है कहां पर, पश्चिम बंगाल के निकट है फ्रेडरिक नागौर, और किसके सम्मान में, अपने राजा फ्रेडरिक पंचम के सम्मान में एक कॉलोनी स्थापित उन्होंने की थी। और डेनमार्क के साथ युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा इस पर 2 बार कब्जा किया गया था, ठीक है। डेनमार्क के साथ युद्ध के दौरान, ठीक है, इस पर 2 बार कब्जा किया गया। फ्रेडरिक नागौर एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में विफल रहा, ठीक है, कि ये भी याद रखेंगे। अब डेनिश लोगों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हम देख लेंगे, डालेंगे इसको यहाँ पर, डेनिश लोगों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। वो कौन से कार्य हैं कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ से ऐसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसा करके आपको लिखना है, या बाद में लिख लेना, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सन 1799 ईस्वी में विलियम कैरे और उनके 2 साथी बैप्टिस्ट, उनका नाम था बैप्टिस्ट, क्या था नाम, बैप्टिस्ट ऐसे लिखना है ना, बैप्टिस्ट
मिशनरियों ने बाइबल की प्रतियां मुद्रित करने के लिए सेहरामपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। पहली चीज, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पे की थी, किस उद्देश्य में की थी, किस सन में की थी? तो 1799 में की थी, विलियम कैरी के द्वारा की गई थी और उनके दो साथी थे, ठीक है। और दो साथी बैप्टिस्ट मिशनरी ने बाइबल, यानी कि उनके दो साथियों ने बैप्टिस्ट मिशनरी, कौन है मिशनरी का नाम, बैप्टिस्ट मिशनरी ने बाइबल की प्रतियां मुद्रित करने के लिए सेहरामपुर में एक प्रेस की स्थापना की थी। 1891 ईस्वी में कैरे ने सेहरामपुर कॉलेज की स्थापना की थी, याद रखना 1891 ईस्वी में। सेकंड पॉइंट है 1891 में सेहरामपुर कॉलेज, सेहरामपुर कॉलेज, ठीक है, की स्थापना की थी और जो एशिया में पश्चिम शैली की उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली पहली संस्था थी। समझ गए? सेहरामपुर में सेहरामपुर कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, जो कि एशिया में पश्चिम शैली, समझ गए ना, एशिया के अंदर पश्चिम शैली में शिक्षा प्रदान करने वाली पहली ऐसी संस्था थी। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर और डालकर लिखते चलेंगे क्योंकि बाद में इसी में आप नोट्स भी बना सकते हैं। 1827 ईस्वी में डेनमार्क के किंग द्वारा रॉयल चार्टर जारी किए गए। रॉयल चार्टर आप जानते हैं कि जो कंपनी जो थी उनके लिए चार्टर दिए जाते थे कि भाई आप जाइए उस देश में और आप जो जाकर के व्यापार कीजिए, तो उसको देने के लिए जो राजा होता था वो एक सही व्यक्ति था और उन्होंने इनको रॉयल चार्टर जो है जारी किया। जो रॉयल चार्टर जारी कर सेहरामपुर कॉलेज को कोपेनहेगन के समान विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी थी। समझ गए? कोपेनहेगन के समान ही कॉलेज यानी कि विश्वविद्यालय की उसको क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी। सन 1845 में, फोर्थ पॉइंट है 1845 में डेनमार्क ने सेहरामपुर को ब्रिटेन को सौंप दिया था। समझ गए? और इस तरह ये याद रखना डेनमार्क ने किसे कौन सा सौंपा था क्योंकि यहीं से प्रश्न बनना है। सौंप दिया था और इस तरह बंगाल में करीब 150 वर्ष तक डेनिश जो उपस्थिति वो बनी रही थी। ठीक है, तो बंगाल में कितने वर्ष तक बनी रही थी इनकी जो स्थिति है, 150 वर्ष तक। ठीक है, ये अब आप यहां से यहां तक हमने कर लिया और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी आप देखेंगे, वो है कौन, वो है अंग्रेज। ये है सबसे घातक। समझ गए आप? यार मैं जो है ना एक बात ये सोचता हूं कि आप देखोगे कि भारत के अंदर जितने भी अभी ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, जब से बात निकल के बाहर सामने आने लगी है, बाकी तो पहले कमरे में क्या हो रहा है और क्या वो पढ़ा रहे हैं इसका तो कोई, आप जानते हैं कि कोई साक्ष्य था नहीं। आपने एक मठाधीश का नाम सुना होगा, उन्होंने जो है रामायण पर एक जैसा उनका ज्ञान है मैंने उन्हें सुना है, ना तो उनका पता चलता है कि वो कम्युनिस्ट है क्या, मतलब धार्मिक है, अधार्मिक है, अथिस्ट है क्या, मतलब वो व्यक्ति मतलब सही खींच रहा है। ठीक है, तो उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उनकी कुछ टिप्पणी, कुछ एक विजन आईएएस कोचिंग है, उनके कुछ लोगों की जो टिप्पणी है वो बाहर निकल करके आई थी, आप भी जानते हैं, आप देखा भी होगा आपने, उनको लोगों ने क्लिप निकाल के वायरल किया था। अब ये तो रही कि भाई व्यक्तिगत टिप्पणी की बात, लेकिन आप जानते हैं कि जो ये लोग हैं इनका जो मतलब ज्ञान है वो अद्भुत है। और हम ठीक है, जो किताब में लिखा हुआ है, जो हमें पढ़ना है, जो पेपर में प्रोड्यूस करना है वो बात सही है। देखो आप भी जानते हो कि अंग्रेजी आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप अंग्रेजी सीखते हैं और लोग तो बड़ी सहानुभूति और बड़े गर्व के साथ बोलते भी हैं और वो मानते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं बोली तो फिर क्या बोला। समझ रहे ना आप? तो उसे हम सीखते हैं, हम जानते हुए कि वो हमारी मातृभाषा नहीं है, इसीलिए हम रोजगार के लिए ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम ये हैं, या वास्तव में ये हमारा इतिहास है? इस बात को आप हमेशा सोचना, क्या वास्तव में ये हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास है या नहीं। और जो ये मठाधीश लोग हैं ये चला रहे हैं खूब, ये इस तरीका का जो है व्यवसाय वो चला रहे हैं और खूब धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। क्योंकि इतिहास जो है, जो भारत का जो इतिहास है, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, ये जो है इतिहास साक्ष्य से नहीं लिखा गया और आज के भी समय में इस पर बहुत ज्यादा क्या है, रिसर्च है नहीं अभी भी इस पर बहुत ज्यादा कि भाई जो तथ्य लिख दिए गए हैं। मैं तो आपको एनसीईआरटी का बता रहा हूँ, क्योंकि और जो लोग हैं क्यों यूं तो मानते हैं कि लोग विपिन चंद्रा को भी इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो है ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, तो आप अपने लिए सोच के देखना कि वास्तव में जिस तरीका से लोगों को, अच्छा मैंने क्या करा, मैं भाई देखो, मैं जो भी बता रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मेरा जो मैं झुकाव जो है वो राष्ट्रवादी चिंतक जो है उनकी बातें मुझे ज्यादा समझ में आती हैं।
और उनके लॉजिक मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बशर्ते उनके जो कि साम्राज्यवादी इतिहासकार या साम्राज्यवादी चिंतक हैं। अब आप कहेंगे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है, आप भी जो है इससे ग्रसित हैं कि भाई जो है मतलब जैसे कहते हैं ना कि भेदभाव, पक्षपातपूर्ण है क्या आप भी? तो फ्रेंड्स मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता कि अगर यहाँ के कहीं पे भी यदि भारतीय जो चिंतक हैं, राष्ट्रवादी जो चिंतक है, अगर वो कहीं गलती करते हैं या मुझे ऐसा लगता है, मेरे लॉजिक को ऐसा लगता, तो मैं उनको भी जो है वहाँ पर आलोचना करता। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है वो सही है अपनी जगह, लेकिन मैंने आपको क्या करा कि शुरू में ही मैंने आपको बता दिया, देखो इस तरीका की विचारधारा इतिहास की है, इसीलिए मैंने आपको बताया था। वो 2-3 लेक्चर मैंने इसीलिए लिए थे कि ताकि मैं अपनी आइडियोलॉजी आप पर ना थोपी जाए, इसीलिए मैंने पहले एकदम निरपेक्ष आपको इतिहास पढ़ाया और उनको अलग अलग समझाया। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि अधिकतर इतिहास जो है आपको वो कम्युनिस्टों के द्वारा या फिर लेफ्ट विंग के द्वारा या लेफ्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित यहाँ का मिलेगा। तो इसीलिए आपको सतर्क रहना है कि कहीं आप नौकरी लेना चाहते हैं या फिर आप जो है लेफ्टिस्ट हो जाते हैं बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी कारण के। ठीक है, ठीक है। जो भी देखो, अगर ब्राह्मणवाद रहा है या फिर स्वर्ण जाति के अत्याचार रहे, उनके ऊपर रिसर्च तो हो। अब मैं जानना चाहता हूँ कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो इन पर रिसर्च कर रही हैं। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा गया है उन पर रिसर्च कौन सी संस्था कर रही है भारत के अंदर और कितना कर रही है, उसके आंकड़े आप बताओ। अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री पे आप जाकर के देख लो कि क्या वो आंकड़े ला रहे हैं या फिर उनका कितना प्रचार और प्रसार है। क्या जो आम जनता है क्या उन तक वो बात पहुंच रही है, या आज भी वो ये मान के चल रहे हैं कि जो ब्राह्मणों ने अत्याचार किए बस उसकी वजह ये। तो ये जो दायित्व है मैं उसकी बात करता हूँ। अब जो अंग्रेज जो है इनको भी लोग डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। मैं इस बात से बड़ा दुखी होता हूँ कि जब हम लोगों को देखते हैं कि वो अंग्रेजों को डिफेंड करते हुए या उनकी कि नहीं नहीं यार वो तो जो है कंपनी स्थापित करने आए थे, ये अगर ये विचारधारा है तो इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग के जो है चपेट में आ चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लेफ्ट मानो या राइट मानो या मिडल मानो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने तर्क को जगाओ। बस अपने जो तर्क है ना उसको जगा दो, ये मेरा मानना है, ताकि आप दोनों को समझ सको। क्लियर? हाँ। तो अंग्रेज जो है, अब आप जैसे आप पता है कि 1588 ईस्वी में स्पेनिश आर्माडा, देखो यहां देख लेंगे, स्पेनिश आर्मडा, ठीक है, पर अंग्रेजों की जीत के बाद, ये याद रखना, स्पेनिश आर्मडा पर अंग्रेजों की जीत के बाद देश के वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े लोगों और व्यापारिक ईस्ट इंडीज के साथ प्रत्यक्ष व्यापार करने के बारे में सोचने लगे थे। 1599 ईस्वी में, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इस प्रस्ताव में भारत के साथ सीधे व्यापार करने हेतु कंपनी बनाने की योजना तैयार की गई थी। समझ गए? जब कंपनी बन रही थी, मैं उसी टाइम का आपको बता रहा हूँ। इस कंपनी का नाम गवर्नर ऑफ मर्चेंट, यानी कि कंपनी का जो नाम था वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन द टू द ईस्ट इंडीज, ये नाम था। फिर आपको एक बार और बोलने दे रहा हूँ, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। समझ गए? ये नाम इसका जो है शुरू में रखा गया था। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक आज्ञा पत्र द्वारा 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए उसे 2 वर्ष की पूर्व नोटिस देकर समाप्त करने के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इसे 2 वर्ष की पूर्व नोटिस देकर समाप्त किए जाने का प्रावधान था। यानी कि अगर इसे प्रावधान को समाप्त करना है तो आपको 2 वर्षों के पूर्व ही, यानी कि 15 वर्ष का तो ये दिया गया था, लेकिन अगर आपको ये जो समाप्त करना है तो 2 वर्ष पूर्व आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। समझ गए आप? तो ये भी उसके अंदर क्या था, प्रावधान था। इसके बाद में किंग जेम्स प्रथम ने, कौन था ये? चौथा पॉइंट है इसमें, किंग जेम्स प्रथम, ठीक है, ने अगर व्यापार में एकाधिकार बड़े पैमाने पर लोगों के हितों के लिए हानिकारक पाया गया तो 5 वर्ष के बाद नोटिस पर समाप्ति का प्रावधान जोड़कर दीर्घकालीन बना दिया गया। समझ गए? हानिकारक पाया गया तो यानी कि अगर व्यापार में एकाधिकार बड़े पैमाने पर
लोगों के हितों के लिए हानिकारक अगर पाया जाता है तो 5 वर्ष के नोटिस पर समाप्ति का प्रावधान को जोड़कर दीर्घकालीन बना दिया गया। समझ गए आप? हाँ, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया। अब बात आती है व्यापारिक कोठियों की स्थापना किस प्रकार ये करते हैं। अब डालेंगे इसी में, सब टॉपिक है ये, टॉपिक तो मैंने जैसा आपको सब टॉपिक, सब टॉपिक, और इसमें देखेंगे व्यापारिक स्थापना। ठीक है, तो व्यापारिक कोठियों की स्थापना किस प्रकार से होती है। 1612 ईस्वी में कप्तान बेस्ट ने सूरत के पास स्वेले, कप्तान कौन थे? बेस्ट। कप्तान कौन थे? बेस्ट। कप्तान बेस्ट ने कहा स्वेले, और इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं स्वेले, इस तरीका से। ठीक है, स्वेले के युद्ध में पुर्तगालियों के बेड़े को हराया था और सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर आप याद रखेंगे कि 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को किंग जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। ये पॉइंट बहुत सारे एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, और लोग इसमें वो व्यक्ति कौन था जिसको जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। एक को अनुमति मिली थी, एक को भेजा गया था, याद रखना। तो एक है थॉमस, एक है थॉमस रो। भेजा किसने था? किंग जेम्स ने। किसके दरबार में भेजा था? जहांगीर के दरबार में। ठीक है, दरबार में भेजा गया, जिन्होंने अपने दरबार में विरोध के बावजूद अंग्रेजों के को व्यापारिक रियायतें दी थी। समझ गए? दरबारी जो थे वो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, इन लोगों का जो इंटेंशन है वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पुर्तगालियों से वो देख चुके थे, आपको शायद मैंने बताया नहीं है कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने, क्योंकि जो मुगल थे उनके पास में जो उनकी नौसेना पावर नहीं थी, इसीलिए, और आपने देखा कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी ये पुर्तगाली लेकर के आए थे, और उन्होंने इसीलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि जो मुगल हैं अगर इनको गिरा दिया जाए तो हम भी अपनी सत्ता यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। समझ गए ना आप? हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये व्यक्ति पहली बार आता है और जहांगीर के दरबार में इसे भेजा गया था, और धीरे धीरे, पूरी नहीं तो कुछ कुछ रियायतें जो है ये व्यापारिक रियायतें इन्होंने हासिल कर ली थी। 1622 में अंग्रेजों ने ईरान को पुर्तगालियों से हरमुज पर कब्जा करने में मदद कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। ठीक है, ईरानियों को पुर्तगालियों से हरमुज पर, ईरानियों को याद रखना, ईरानियों को पुर्तगालियों से हरमुज पर कब्जा करने में मदद की स्थिति और मजबूत कर लिया। और इसी साल उन्होंने आरामगाम, कौन सा है ये चौथा पॉइंट है, ये याद रखना, ये है आरामगाम। ठीक है, आरामगाम और मूसलीपट्टनम और मूसलीपट्टनम। ठीक है, में कारखाने स्थापित किए थे। ये कब किए थे? 1633 ईस्वी में। 1633 ईस्वी में। इसे साथ साथ देखते चलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ है, 1640 ईस्वी में मद्रास खरीदकर फोर्ट सेंट जॉर्ज में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। कहाँ की थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज में एक फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने की थी, और इसके बाद 1651 ईस्वी में हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। और ये कब की थी? 1640 में। और 1651 में इन्होंने हुगली में, कहाँ? हुगली। ठीक है, हुगली में भी अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की, और 10 पाउंड स्टर्लिंग के मामूली किराए पर, कितना? 10 पाउंड स्टर्लिंग के किराए पर। ठीक है, इसके किराए पर उन्होंने किंग जेम्स द्वितीय से बम्बे द्वीप को पट्टे पर लिया था। तो वो किससे पट्टे पर लिया था, ये पूछ सकते हैं, किससे लिया था? किंग जॉर्ज, किंग जेम्स द्वितीय, ठीक है, द्वितीय से बम्बे द्वीप को पट्टे पर लिया था। 1688 ईस्वी में अंग्रेजों ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे देख सकते हैं इसे, सिक्स्थ में। 1688 ईस्वी में अंग्रेजों ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जब वे बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खां से लड़े और पराजित हुए।
किससे लड़े थे, याद रखना 1688 में बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खां। शाइस्ता खां कैसे लिखेंगे, शाइस्ता खां, ठीक है। शाइस्ता खां से लड़े और पराजित की हुए। उन्होंने मुगल क्षेत्र से बाहर निकलने और सूरत में अपनी फैक्ट्री बंद करने के लिए कहा गया था। उन्होंने तुरंत शांति समझौता किया और अपनी खोई स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया। समझ गए आप, यानी कि जब वो हारने लगते थे तब वो क्या करते थे, शांति समझौता करते थे और उसके बाद में फिर अपनी जो शक्ति है उसको कैप्चर करते थे और फिर दोबारा से उस पर क्या करते थे, या तो उनके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कराते थे, आपस में लड़ाते थे और फिर उसको अटैक करके समाप्त करते थे। इस प्रकार से जो है उनकी रणनीति रहती थी।